अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 की, चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। तो इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स बाय मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम जो आइसोटोप्स होंगे एटम्स के, एलिमेंट्स के, एटम्स के जो आइसोटोप्स होंगे उनको हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर या फिर मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू अच्छा जो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर या फिर मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर या मैथ स्पेक्ट्रोग्राफर यूज़ करते हैं, तो ऐसे फेनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे सिस्टम को हम स्पेक्ट्रोमेट्री, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का नाम देते हैं। ओके, तो इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर देयर रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस है जो कि एलिमेंट के एटम्स के आइसोटोप्स को फाइंड करने के लिए या एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, और इसके रिलेटिव अबंडेंस को भी। अब ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, इसका हमें पहले पता होना चाहिए। ओके, इस पर हमारे पास बकायदा पर वीडियोज बनी हुई हैं, ये देखिए रिलेटिव आइसोटोप्स इन द रिलेटिव अबंडेंस। ओके, अगर आप लोगों को पहले ही पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता तो इसका लिंक आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, ये भी बात रखिएगा कि हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मास में ना आइसोटोप्स के मास निकाल लिए थे, इनके मैसेज निकाल लिए थे, लेकिन हमने उधर कहा था कि हमारे पास इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे पास आइसोटोप्स की जो वैल्यूज होती है वो एग्जैक्ट होती हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का अभी समझ नहीं लगेगी। ओके, तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसकी जो डायग्राम है उस पर, ये देखें। अच्छा, उससे पहले ये देखें, मेरे पास डायग्राम है, ये वाली, ये डायग्राम है। ओके, इस डायग्राम को समझने से पहले इधर देख लें टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। किस स्पेक्ट्रोमीटर की दो टाइप्स हैं, एक है ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, सेकंड है डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। जो ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ है ये आइसोटोप्स की जो मैस होता है उसको फाइंड तो करता है, लेकिन किसकी बुनियाद पर, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर जो ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ये मेजर करता है। लेकिन जो मेरे पास डेम्स्टर जो अभी हम यूज़ करने लगे हैं, डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो मेरे पास होता है मैस ओवर चार्ज की बुनियाद पर, मैस ओवर यानी कि M/E की बुनियाद पर जो आइसोटोप्स की जो वैल्यूज़ होती हैं मैसेज की वो फाइंड की जाती है। तो इस पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ भी वैल्यू निकलती हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू निकलती हैं वो बेस्ट है। ओके, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर पर। ओके, यही देखिए, ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है, ये वाली, इस डायग्राम। अब सब इससे पहले वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर पर बात करें, फिर हम प्रिंसिपल बात करें, इसके प्रिंसिपल पर बात करेंगे। वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, ये मेरे पास वर्किंग है। सबसे पहले देखिए वेपोराइजेशन करते हैं, सेकंड क्या करते हैं आयोनाइजेशन करते हैं, थर्ड क्या करते हैं एक्सेलरेशन करते हैं, फोर्थ क्या करते हैं डिफ्लेक्शन करते हैं, और फिफ्थ क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सबसे पहले क्या है वेपोराइजेशन, यानी कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं, इधर देखें, ये देखें जो होता है ये कि फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, के पहले जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से सबसे पहले इनको किस में लाया जाता है, वेपर फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं गैसियस फॉर्म में। ओके, गैसियस फॉर्म में इनको लाया जाता है। तो वो कैसे लाया जाता है, वेपोराइजेशन के तरीके से। The substance whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into vapor state. The pressure of these vapors is kept very low. यानी कि यहाँ जब हम सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं तो यहाँ जो हमारे पास प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, -6 से -7 टार होता है, ये बहुत कम प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्या है कि आयोनाइजेशन। अब इस आयोनाइजेशन कैसे करते हैं, पहले ये देखें डायग्राम को, कि हमने इधर ये लिया हुआ है
नियोन गैस लिया हुआ है। नियोन गैस को हमें इधर ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इसकी वेपोराइजेशन करें, क्योंकि नियोन गैस पहले ही किस में होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है हमारे पास। अच्छा, हम पहले ही लिख लेते हैं कि नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। ओके, नियोन के कितने आइसोटोप्स हैं? अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है इसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये याद रखिएगा, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इस पर हमारे पास बाकायदा वीडियो भी बनी हुई है। ओके, तो ये देखें आप, आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो अच्छा, ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके? नियोन के। आइसोटोप यही क्या होगा? ये होगा 20, ये 21 होगा, ये 22 होगा। ओके, ये एटॉमिक नंबर है जो कि सेम है, ये एटॉमिक मास है। ओके, जो कि डिफरेंट है। अब देखें कि जो नियोन गैस है, इसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसके ओके गैस में कन्वर्ट, क्योंकि ये पहले गैस में है। अब नियोन गैस को जैसे ही हम इंटर करेंगे इस डायग्राम के अंदर, इस डिवाइस के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो हम ऊपर से हीटेड फिलामेंट की मदद से इस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बुछार कर देंगे ऊपर से। इस पर जो नियोन गैस पर जो हमारे पास होगी, हम इलेक्ट्रॉन एकदम ऊपर से डाल देंगे, यानी कि ऊपर ये हमारे पास हीटेड फिलामेंट, ऊपर से हम बुछार कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की नियोन गैसेस पर। तो यहाँ से हमारे पास आयोनाइजेशन वाला प्रोसेस होगा। दीज वेपर्स आर अलाउड टू इंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। ये आयोनाइजेशन चैम्बर है जो हमारे पास, वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अपॉन देम। The atoms of isotopic element present in the form of vapors are ionized. These positively charged ions of isotopes of an element have different masses depending upon the nature of isotopes present in them. तो अब कहने का मतलब यही है कि इस चैम्बर में जब हम नियोन गैस इंटर करते हैं, तो हमें हीटेड फिलामेंट की मदद से इसके ऊपर हाई जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस पर पुछार किया जाता है। ओके, और यहाँ आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस वाले। अब हमारे पास है एक्सलरेशन। The positive ion of each isotope has its own mass over charge value when a potential difference of 500 into 2000 volts is applied between the perforated accelerating plates. क्या है? Perforated accelerating plates. Then these positive ions are strongly attracted toward the negative plate. In this way ions are accelerated. यानी कि जब नेगेटिव बुछार की जाती है, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव ग्रिड होता है। ये इसको हम कहते हैं परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बनते हैं, तो जब पॉजिटिव आयंस आते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 500 से 200 के दरमियान, वोल्ट के दरमियान होती है। तो हम जानते हैं जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं, तो वो साथ मिल जाते हैं। ओके, तो यही होता है कि इनकी जो डिफरेंट वोल्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो पॉजिटिव आयन इसको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है बहुत जल्दी से, और अट्रैक्ट करता है तो यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे सुराख होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो नियोन गैस होती है वो निकल जाती है। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है वैक्यूम पंप। जो वैक्यूम पंप होता है, ये नियोन गैस को क्या क्लियर करता है। क्लियर करने का मतलब क्या है कि नियोन गैस में कुछ और भी मिक्सचर जैसा हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट गैसेस के। तो जो हमारे पास वैक्यूम पंप होता है, ये नियोन गैस को प्योरीफाई करता है, ताकि जो नियोन गैसेस वो वही सिर्फ आगे जाएं। ओके, तो ये है। अब आगे जाते हैं डिफ्लेक्शन। Accelerated positive ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength H, which separates on the basis of their mass over charge values. Actually, magnetic field makes the ions to move in a circular path. The ions with a definite value will move one after another in the form of groups and fall on the electrometer. अब यहाँ हमारे पास क्या होता है? एनालाइजर मैग्नेट होता है, यानी कि ये हम इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास पॉजिटिव आयंस यहाँ बनते हैं, तो वो यहाँ से इसको अट्रैक्ट किया जाता है, तो यानी कि ये अट्रैक्ट करता है बहुत जल्दी से, तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस यहाँ आते हैं। तो जहाँ पॉजिटिव आयंस जब हमारे पास यहाँ आते हैं, तो यहाँ से इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है पॉजिटिव आयंस पर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आयंस होते हैं, वो नीचे डिफ्लेक्ट करते हैं। जब वो नीचे आते हैं, तो हमें तो बाजार नज़र आ रहा होता है कि वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं।
यानी कि डिफ्लेक्ट भी हो रहते हैं और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर होता है। ये देखिए हमारे पास डिटेक्टर है ये। तो अब इस डिटेक्टर की मदद से हम देखते हैं कि कौन सा आइसोटोप, नियोन गैस का कौन सा आइसोटोप कितने फासले पर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और कितने फासले पर मूव नहीं कर रहा। उसकी मदद से हम देखते हैं कि इसके कितने आइसोटोप्स हैं, कितने आइसोटोप्स नहीं हैं, और आइसोटोप्स के दरमियान अबंडेंस कितनी है। ओके, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर जाते हैं। अब इसकी पांचवा पॉइंट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, ये फार्मूला है। यहाँ हमारे पास एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ई क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आर क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये लिखा हुआ है सब कुछ कि अगर हम ई और एच को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो वो एक्चुअल वैल्यू आएगी। ओके, ना वो कम होगी वो ना ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे एच को कांस्टेंट रखते हुए, ई की वैल्यू को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हुए, तो तब हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव आयन ऑफ पार्टिकुलर ये विल फॉल एट डिफरेंट प्लेसेस एज कंपेयर टू फर्स्ट प्लेसेस, यानी कि जहां पॉजिटिव आयन को गिरना चाहिए था वहां नहीं गिरेगा। यानी कि अब हम देखते हैं कि ये देखें हमारे पास इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करें, कांस्टेंट रख दें और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, तो तब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो ये वाला आ रहा है, ये वाला यहाँ गिरना था उसने, तो अब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो अब इससे थोड़ा दूर आकर गिरेगा, यहाँ आकर गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड इसको कांस्टेंट रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेंगे, तो तब भी हमारे पास यही सेम प्रोसेस होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो हमारे पास आइसोटोप्स की जो जहाँ गिरना चाहिए तब वहाँ नहीं गिरेगा, तो आगे पीछे गिरेगा, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर है। Electrometer develops the electrical current. The strength of a current thus measured gives the relative abundance of ions of a definite mass over charge value. Similarly, the ions of other isotopes having different masses are made to fall on the ion collector and the current strength is measured. The current strength in each case gives the relative abundance of each of the isotopes. अब इसका मतलब क्या है, इसको भी हम पीछे देखते हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है कि जब डिटेक्टर में हमारे पास जो हमारे पास आइसोटोप्स यानी कि वो आइंस आते हैं, तो जिसकी बिना पर डिटेक्टर की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें कितने आइसोटोप्स हैं, तो देन उन आइसोटोप्स को यानी कि उन आइंस को हम एक आयन कलेक्टर पर, ओके, यानी कि इलेक्ट्रोमीटर जिसका हम नाम दे रहे हैं, तो आयन कलेक्टर पर पास उसको, यानी कि जो हमारे पास ये आइंस है तो यहाँ हम नीचे रख देते हैं आयन कलेक्टर। अब उस आयन कलेक्टर की मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ की मदद से हम जो एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल, हाँ डिटेक्टर की मदद से हम ये कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्राफ की फॉर्म में लाने के लिए उसको हम आयन डिटेक्टर में यानी कि गिराते हैं उन आयंस को। तो उन आयन डिटेक्टर में गिराने का मतलब क्या है कि उधर करंट क्रिएट होती है। जैसे जैसे जिस आइसोटोप्स की वैल्यू ज्यादा होगी वहां करंट ज्यादा इंक्रीज होगा। तो करंट की बुनियाद पर, करंट की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और उसकी मदद से हम इसकी जो वैल्यू होंगी आइसोटोप्स की उसको हम ग्राफ की मदद से मेजर कर लेंगे। अब ये देखिए आयंस विद डिफरेंट मैस ओवर रेशियो के आयंस विद लो मैस, यानी जिसका मैस ओवर चार्ज वैल्यू कम होगी वो कम फासले पर गिरेगा। यानी कि ये देखें ऐसे है ना, ऐसे है, ये ऐसे है। तो जिसकी मैस और चार्ज वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस पर ऐसे मूव करेगा, जिसका कम होगी वो कम करेगा, फिर उससे कम हो, ऐसे होगा। तो लास्ट पे पॉइंट हमारे पास क्या है, कंपैरिजन विद कार्बन 12, यानी कि हमने जो हम वीडियो एक बनाई थी इस पर, ये देखें रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें हमने जो आइसोटोप्स को मेजर किया था वो हमने किया था कार्बन 12 के साथ, यानी कि हमने कार्बन 12 को क्या रखा था, स्टैंडर्ड माना था। तो हमने उधर यही बात कही थी कि जो हम इसकी बुनियाद पर एटॉमिक मास निकाल रहे हैं आइसोटोप्स का, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, एग्जैक्ट हमारे वैल्यू हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आता है, स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है।
तो अब देखें जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है वो ये है हमारे पास। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं मैस नंबर लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं। तो जो हमारे पास आइंस आयंस आए थे, आयंस डिटेक्टर्स की मदद से जब हमने उसको आयन कलेक्टर पर देखा था तो आयन कलेक्टर पर करंट क्रिएट हो रही थी। अब उसको हम ग्राफ की मदद से इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो जो मेरे पास नियोन था, फर्स्ट नियोन, इसकी जो अबंडेंस है वो हमारे पास ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये 90.92% है। यानी कि जो मेरे पास इस दुनिया में कायनात में इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा पाई जाती है इसकी निस्बत। रिलेटिव अबंडेंस इसी को कहते हैं कि ये कितना पाया जाता है दूसरों की निस्बत, रिलेटिव। अब इसमें देखें कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए इसका मैस फाइंड कर लिया, लेकिन इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं। वो मेथड्स ये हैं, गैसेस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेजर सेपरेशन है। लेकिन जो मेरे पास बेस्ट और आसान जो तरीका होता है वो मेरे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है, यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर ही होता है।